वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मैं दिलीप मिश्रा। जैसा कि पिछले दिन हम लोग अक्षांश और अक्षांश रेखाओं के बारे में पढ़े एस्ट्रोनॉमी वाले पार्ट में, ठीक है। तो कुछ टॉपिक्स अभी अक्षांश रेखाओं से जुड़े हुए बाकी रह गए हैं, तो आज की क्लास में हम सबको क्लियर करेंगे हम लोग, ठीक है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि प्रमुख अक्षांश वृत्त, अर्ध सौर बिंद, ठीक है, टापी भूमध्य रेखा, अश्व अक्षांश और विषुव। आज हम इन 5 टॉपिक पर जो है हम लोग चर्चा करेंगे और अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। तो चलिए बिना देर के क्लास को शुरू करते हैं, ठीक। सबसे पहले हम प्रमुख अक्षांश वृत्त, ठीक है, प्रमुख अक्षांश वृत्त। सबसे पहले हम इसी टॉपिक को पढ़ते हैं, प्रमुख अक्षांश वृत्त। जैसा कि अक्षांश और अक्षांश रेखाओं में हमने पढ़ा कि कुल ग्लोब पर टोटल जो अक्षांश रेखाओं की संख्या है कितनी बताई गई, 181, ठीक है, जिसमें भूमध्य रेखा या विषुवत वृत्त को शामिल किया गया। और ये कॉन्सेप्ट बताया गया अक्षांश रेखा ड्रॉ करने का, चूंकि है तो काल्पनिक रेखा ही, तो उसमें ये चीजें बताई गई कि 1-1 डिग्री के अंतराल पर अक्षांश रेखाओं को ड्रॉ किया गया है, ठीक है। तो वो कुल मिलाकर के विषुवत वृत्त से 90 अक्षांश रेखा नॉर्थ पोल में और नॉर्थ हेमिस्फीयर में, और 90 अक्षांश रेखा जो है साउथ हेमिस्फीयर में, कुल मिलाकर के 181 हो गया। अब यहाँ पे हमें देखना है कि कौन से अक्षांश वृत्त इंपॉर्टेंट है, ठीक है, या जिसको मुख्य अक्षांश वृत्त के नाम से जाना जाता है, ठीक। तो आइए उसके लिए हम एक ग्लोब मेजर कर रहे हैं। यहाँ पे एक ऐसा ग्लोब बना दिया गया, ये हो गया ग्लोब, ठीक है। अब इस पे अगर हम मान लीजिए कि इसके बीचों बीच एक लाइन ड्रा कर दे जिसको हम रिप्रेजेंट करें कि 0 डिग्री अक्षांश है, तो 0 डिग्री अक्षांश को हम क्या कहते हैं, 0 डिग्री अक्षांश को हम कहते हैं इक्वेटर। इक्वेटर यानी कि विषुवत वृत्त, ठीक है। अब इसके उत्तर का जो पार्ट हो गया उसे हम क्या कहेंगे, उत्तरी गोलार्ध, और दक्षिण का जो पार्ट है वो दक्षिणी गोलार्ध। ऐसा हम पीछे पढ़ चुके हैं, ठीक। अब यहाँ पे जो कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस हैं जो हमारे लिए बहुत जरूरी है जानना, उसमें जैसे आपका है 23.5 डिग्री नॉर्थ, और आपका दूसरा जो लाइन है वो आपका है 66.5 डिग्री नॉर्थ, ठीक है। और यहाँ पे जाकर के 90 डिग्री नॉर्थ, यानी कि जो नॉर्थ पोल को रिप्रेजेंट कर रहा है। सेम साउथर्न हेमिस्फीयर में जब हम चलेंगे तो यहाँ पे 23.5 डिग्री साउथ, 23.5 डिग्री साउथ, फिर 66.5 डिग्री साउथ, ठीक है, 66.5 डिग्री साउथ, और 90 डिग्री साउथ, ठीक है, 90 डिग्री साउथ यानी कि साउथ पोल पर, ठीक। अब बात आती है कि इसमें मुख्य अक्षांश कौन से हैं, प्रमुख अक्षांश कौन से हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देखा कि 90 डिग्री नॉर्थ वाला जो आपका अक्षांशी पॉइंट है, ये देखिए ये लाइन ना होकर के एक पॉइंट का रूप ले लिया, यानी कि नॉर्थ पोल को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, या कहाँ से होकर के पास कर रहा है, नॉर्थ पोल से, और ये साउथ पोल से होकर के पास कर रहा है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे इन 2 पॉइंट को हटा दिया जाए तो बाकी ये जो 5 लाइन आपको दिख रही हैं, 5 लाइन यानी कि 66.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री नॉर्थ, 0 डिग्री लैटिट्यूड, 23.5 डिग्री जो है साउथ, 66.5 डिग्री साउथ, ये 5 मुख्य अक्षांश रेखाएं हैं, ये 5 मुख्य अक्षांश रेखाएं हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप नोटिस कर लेंगे, ठीक है, कि मुख्य अक्षांश रेखाएं, मुख्य अक्षांश रेखा में आप किसका किसका नाम नोटिस करेंगे, 23.5 डिग्री नॉर्थ, जिसको आप कहते हैं कर्क रेखा या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है। दूसरा आपका 23.5 डिग्री साउथ, जिसको आप कहते हैं मकर रेखा या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तीसरा आपका आता है 66.5 डिग्री नॉर्थ, जिसको आर्कटिक वृत्त कहते हैं, आर्कटिक वृत्त, ठीक। और उसके बाद 66.5 डिग्री साउथ, जिसको अंटार्कटिक वृत्त, अंटार्कटिक वृत्त कहते हैं। और एक आपका आता है 0 डिग्री अक्षांश या 0 डिग्री लैटिट्यूड, 0 डिग्री लैटिट्यूड, ठीक, जिसको हम क्या कहते हैं, विषुवत वृत्त कहते हैं या भूमध्य रेखा कहते हैं, है ना। भूमध्य रेखा हिंदी, विषुवत वृत्त जियोग्राफिकल टर्म हो गया, है ना। ये हो गया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, आर्कटिक सर्कल, अंटार्कटिक सर्कल एंड इक्वेटर। ये 5 मुख्य अक्षांशी वृत्त हैं। अब आपके मन में ये प्रश्न उठ रहा होगा कि अच्छा ये बताइए कि टोटल जो अक्षांश रेखाओं की संख्या है, टोटल जो हम काउंट करते हैं 181, टोटल अक्षांश रेखाओं की संख्या में क्या ये जो मुख्य अक्षांश रेखाएं इनको शामिल किया गया है या नहीं किया गया,
ठीक है। तो अब इसमें आप ये पॉइंट यहाँ से नोट कर सकते हैं, ऐसे आप लिख लीजिए कि ये जो चार 13.5 डिग्री नॉर्थ, 13.5 डिग्री साउथ, 66.5 डिग्री नॉर्थ और 66.5 डिग्री साउथ, ये जो मुख्य अक्षांशीय वृत्त हैं, इनको कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या में काउंट नहीं किया गया है, या इनकी गणना कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या में नहीं होती है। तो ये पॉइंट आप यहाँ से लिख सकते हैं, ठीक है, कि इनको शामिल नहीं किया गया है, ठीक है। अच्छा, अब दूसरी बात ये आती है कि इनको क्यों शामिल नहीं किया गया, इनको क्यों शामिल नहीं किया गया। तो जनरली हम जानते हैं कि जो अक्षांश रेखाएं जो है या जो देशांतर रेखाएं ग्लोब पे ड्रा की गई हैं, वो एक एक डिग्री के अंतराल पे ड्रा की गई। ऐसा हमने काल्पनिक रेखाओं के बारे में समझा, जबकि मैंने ये भी बताया था कि किसी भी प्लेस, किसी भी जगह की अक्षांशीय और देशांतरी पॉइंट की माप जब आप मेजर करते हैं तो उसको अंश, मिनट और सेकंड में मेजर करते हैं, अंश, मिनट और सेकंड में मेजर करते हैं। तो यहाँ पे बस ये पॉइंट नोटिस करना है कि इन अक्षांश रेखाओं को जो है कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या में शामिल नहीं किया गया। तो ये चीजें आप लिख सकते हैं, आगे समझ में, ठीक है। तो ये रहा हमारा प्रमुख अक्षांश वृत्त, ठीक है। इसके अलावा दो और अक्षांशीय पॉइंट को हमें ध्यान में रखना है, वो क्या है उसको भी हम यहाँ पे ऐसे नोट करके आप लिख सकते हैं, वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दोनों गोलार्धों में 60 डिग्री लैटिट्यूड, 60 डिग्री लैटिट्यूड, ये चाहे उत्तरी गोलार्ध में हो या दक्षिणी गोलार्ध में हो, 60 डिग्री अक्षांश। ये क्यों इंपॉर्टेंट है इसको समझ लेते हैं। 60 डिग्री अक्षांश यानी इस वृत्त की जो लंबाई है, इस अक्षांश वृत्त की जो लंबाई है, इस अक्षांश वृत्त की लंबाई ये विषुवत वृत्त की आधी होती है, विषुवत वृत्त की आधी होती है। इस अक्षांश वृत्त की लंबाई विषुवत वृत्त की क्या होती है, आधी होती है। बातें क्लियर हो गई। एक ये हो गया 60 डिग्री लैटिट्यूड, एक और 80 डिग्री लैटिट्यूड, 80 डिग्री लैटिट्यूड, ठीक है। तो इस अक्षांश वृत्त की लंबाई आप लिखेंगे यहाँ पे, इस अक्षांश वृत्त की लंबाई विषुवत वृत्त की, विषुवत वृत्त की 1/6 गुना होती है, 1/6 गुना होती है। यानी विषुवत वृत्त का छठवां हिस्सा, 1/6 गुना मतलब विषुवत वृत्त का छठवां हिस्सा है कि नहीं, ठीक है। तो ये प्रमुख अक्षांशीय वृत्त हो गए, है ना, कर्क रेखा, मकर रेखा, आर्कटिक वृत्त, अंतराल। अच्छा, इसे प्रमुख अक्षांशीय वृत्त कहा क्यों गया, इसे प्रमुख अक्षांशीय वृत्त इसलिए कहा गया कि इन अक्षांश रेखाओं के सहारे, यानी कर्क, मकर, आर्कटिक, अंटार्कटिक और विषुवत वृत्त, ठीक है, इन्हीं के सहारे जो है क्या है, जलवायु पेटियों का निर्धारण किया गया है। हालांकि जलवायु को हम क्लाइमेटोलॉजी में डिटेल पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं कि इन्हीं के आधार पर जलवायु पेटी का निर्धारण किया गया। कैसे किया गया है उसको समझा रहा हूँ, ये चीजें आप नोट कर लीजिए फट से, है ना, ठीक है। इसको मिटा देते हैं और यहाँ पे आपको बताते हैं, ठीक है, कैसे इनके आधार पर जलवायु पेटी का निर्धारण किया गया, ठीक। आप यहाँ देख रहे हैं कि ये लाइन ये इक्वेटर को रिप्रेजेंट कर रही है, ये क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक। ये आर्कटिक सर्कल है, आर्कटिक सर्कल, ये आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन हो गया, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, और ये हो गया अंटार्कटिक सर्कल, ठीक है। और ये आपका नॉर्थ पोल और ये आपका साउथ पोल हो गया। तो मैंने कहा कि इन जो है अक्षांशीय वृत्त के सहारे जो है जलवायु पेटी, ठीक है, क्लाइमेटिक जोन का निर्धारण हो रहा है। तो कैसे हो रहा है उसको थोड़ा सा हम यहाँ पे समझ लेते हैं, ठीक है। पृथ्वी का अपने अक्ष के प्रति झुकाव जो है, पृथ्वी का अक्षीय झुकाव अगर पूछा जाए आपसे तो कितना है, पृथ्वी का जो अक्षीय झुकाव है वो 23.5 डिग्री है, 23.5 डिग्री है ना। पृथ्वी का अक्षीय झुकाव कितना है, 23.5 डिग्री है, ठीक है। अक्षीय झुकाव 23.5 डिग्री होने के साथ क्या होता है कि पृथ्वी जब सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है ना, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, तो सूर्य की किरणों का अगर देखा जाए, सूर्य की किरणों का पृथ्वी पर जो है वर्टिकल जो कॉन्सेप्ट है कि यानी लंबवत पड़ने का जो कॉन्सेप्ट है वो कहाँ पे बनता है, 23.5 डिग्री नॉर्थ से 23.5 डिग्री साउथ, 23.5 डिग्री नॉर्थ से 23.5 डिग्री साउथ, ठीक है।
तो अगर मान लीजिए कि हम यहाँ पे ऐसे मान लें कि ये क्या है, सन है, इसको आपने मेजर कर लिया कि ये क्या है, सन है, तो सूर्य की जो स्थिति होती है परपेंडिकुलर की स्थिति, या आप ऐसा यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे साइड में समझ लीजिए कि सूर्य पूरे वर्ष भर कर्क रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर टू ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन यही मूव करता रहता है कि नहीं। यानी कि सूर्य की किरणों का आभासी रूप से जो इसके किसी भी पृथ्वी की अर्थ पर सतह पर किसी भी पॉइंट पर जो लंबवत पड़ने का कॉन्सेप्ट है इन्हीं दोनों रेखाओं के बीच में है, ठीक है। तो इन्हीं से क्लाइमेटिक जोन का कॉन्सेप्ट जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो अगर सूर्य की किरणें पूरे वर्ष भर इन्हीं क्षेत्र में पड़ रही हैं तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर सूर्य तप अधिक मिलेगा, इससे थोड़ा सा कम सूर्य तप इस क्षेत्र में मिलेगा और सबसे कम सूर्य तप यहाँ पे मिलेगा। तो इस आधार पर पूरे अर्थ को जो है, जो क्लाइमेटिक जोन में जलवायु पेटी में जो निर्धारण किया गया है उसके लिए ये अक्षांशीय वृत्त जो है महत्वपूर्ण है। तो आइए देख लेते हैं कि किसको किस नाम से या कौन सा क्षेत्र किस क्लाइमेटिक जोन के नाम से जाना जा रहा है यहाँ पे, ठीक। तो समझिए 23.5 डिग्री नॉर्थ से 23.5 डिग्री साउथ का जो क्षेत्र है इसे हम टॉरिड जोन कहते हैं। क्या कहते हैं? टॉरिड जोन, या इसी को हम कहते हैं उष्णकटिबंध। उष्णकटिबंध कहते हैं, यानी सर्वाधिक सूर्य तप इसी क्षेत्र में मिलता है। हालांकि क्लाइमेटोलॉजी में इसको हम फिर से डिटेल पढ़ेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा हिंट समझ लीजिए। 23.5 डिग्री नॉर्थ से 66.5 डिग्री नॉर्थ ये आपका होता है टेम्परेट जोन, टेम्परेट जोन होता है, ठीक है। यानी कि इसको हम कहते हैं शीतोष्ण कटिबंध। क्या कहते हैं? शीतोष्ण कटिबंध। ऐसे 23.5 डिग्री साउथ से 66.5 डिग्री साउथ ये भी वही होता है, टेम्परेट जोन, टेम्परेट जोन होता है, इसे हम शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं, ठीक है, शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। उसके बाद 66.5 डिग्री नॉर्थ से नॉर्थ पोल यानी 90 डिग्री नॉर्थ, और 66.5 डिग्री साउथ से साउथ पोल यानी कि 90 डिग्री साउथ का जो क्षेत्र होगा, ये क्षेत्र, ये आपका फ्रिजिड जोन होता है, फ्रिजिड, फ्रिजिड जोन, यानी इसको हम कहते हैं शीत कटिबंध। क्या कहते हैं? शीत कटिबंध। वही पॉइंट यहाँ पे भी आ रही है, ठीक है, वही चीजें यहाँ पे निकल करके आ रही हैं कि 66.5 डिग्री साउथ से 90 डिग्री साउथ ये आपका हो गया फ्रिजिड जोन, ब्रैकेट में हम लिख सकते हैं शीत कटिबंध। तो इस तरीके से ये प्रमुख अक्षांशीय वृत्त है जिनके आधार पर, ठीक है, पृथ्वी को मतलब आप कह सकते हैं कि पृथ्वी पर जितने भी कॉन्टिनेंटल हैं, जितने भी देश हैं, सबके जो क्लाइमेट का निर्धारण हो रहा है वो इन्हीं अक्षांशीय वृत्त के सहारे हो रहा है, ठीक है। तो इसलिए ये अक्षांशीय वृत्त प्रमुख अक्षांश के रूप में जाने जाते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा इन अक्षांशीय वृत्त पे और क्या इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं उसको मैं बता दे रहा हूं। जैसे कि आपको पूछा जाता है, अक्सर परीक्षा में पूछता है कि ये जो 5 लाइन है, आर्कटिक सर्कल, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड अंटार्कटिक सर्कल, इसमें पूछता है कि इनमें से कौन सा देश कर्क रेखा पर अवस्थित है, निम्न से कौन सा देश मकर रेखा पर अवस्थित है, कौन सा देश जो है इक्वेटर पर है, कौन सा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, या पूछ देगा कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कितने महाद्वीपों से होकर के जा रही है। इन सारे कॉन्सेप्ट को हम एक क्लास में डिस्कस करेंगे, इनका अलग क्लास एक बनाएंगे, ठीक है। तो ये प्रमुख अक्षांशीय वृत्त क्लियर हो गया नहीं? चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। अब हमारा दूसरा टॉपिक क्या है? अर्धसौर बिंदु। ये पहला पॉइंट क्लियर। अब हम चलेंगे अर्धसौर बिंदु पर कि अर्धसौर बिंदु क्या होता है। आइए अब उसको समझते हैं, इसको मिटा दें, ठीक है। चलिए आइए इसी फिगर को थोड़ा सा इसी फिगर से लेकर के अर्धसौर बिंदु को समझने का प्रयास करते हैं। अर्धसौर बिंदु क्या होगा? ठीक, ये है 90 डिग्री साउथ, ये है 90 डिग्री नॉर्थ, ये है 66.5 डिग्री नॉर्थ, ये है 23.5 डिग्री नॉर्थ, ये 0 डिग्री है, 23.5 डिग्री साउथ और 66.5 डिग्री साउथ। क्लियर? हमें पढ़ना क्या है?
अर्धसौर बिंदु, दूसरा टॉपिक है हमारा अर्धसौर बिंदु, ठीक है। अंग्रेजी में हम इसको कहते हैं क्या, सब सोलर पॉइंट, ठीक है। सब सोलर पॉइंट को हमें समझना है, ठीक। तो जैसे अभी मैंने देखा, अभी देखिए इसके पहले जब हम लोग मुख्य अक्षांश को पढ़ रहे थे तो मैंने सन को यहाँ पे बनाया था, वहाँ थोड़ा जगह कम है, सन को थोड़ा यहाँ बनाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। देखिए ये सन बना दिया गया, ये हो गया आपका सूरज, ठीक है। इसको समझो कितना आसान है अर्धसौर बिंदु को समझना। अगर मान लीजिए ये सूरज है तो सूरज की किरणें के बारे में हमने अभी समझा थोड़ा सा कि सूरज की किरणें यानी सन की जो लाइट होती है वर्टिकली पड़ रही है किस पॉइंट पे, आभासी रूप से जो है वो कर्क और मकर रेखा के बीच में ही जो है वर्ष भर किसी न किसी पॉइंट पे लंबवत पड़ती है। कर्क और मकर के बीच 365 दिन में उसका जो कॉन्सेप्ट जुड़ा हो वो यही है कि कर्क और मकर रेखा के बीच में पूरे 365 दिन वो मूव कर रही है। आने जाने का जो टोटल कॉन्सेप्ट है वो इसी तरीके से है। आप ऐसे कह सकते हैं कि पूरे वर्ष भर यानी 365 दिन में सन जो है या पृथ्वी की स्थिति सन के सापेक्ष, क्योंकि पृथ्वी सन के अराउंड मूव कर रही है तो पृथ्वी की स्थिति सन के सापेक्ष ये होता है कि एक दिन जो है पृथ्वी का पॉइंट 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश सन के सीधे मतलब सीधा लंबवत होता है और एक बार जो है 23.5 डिग्री जो है दक्षिणी उसके लंबवत हो रहा है, ठीक है। अब बाकी वर्ष भर उसी में वो मूव कर रहा है, एक जाल बना हुआ है ऐसा, ठीक है। तो अब उसको समझना है कि आप देखिए कि कुल मिलाकर के 365 दिन में कितने अक्षांश मूव हो रहे हैं। तो 23.5 और 23.5 मिलकर के कितना हो गया 47 डिग्री, 23 दूना 46 प्लस 1 47, तो 47 डिग्री यानी कि अगर हम देखें कर्क से मकर तक आने में 47 डिग्री, फिर मकर से कर्क तक जाने में 47 डिग्री, कुल मिलाकर के 94 है ना। कर्क रेखा से मकर रेखा तक, ठीक है, जो मूविंग कॉन्सेप्ट है वो 47 डिग्री का हो रहा है। और फिर वापस जो है मकर रेखा से कर्क रेखा तक सन क्या टोटल फिर से कितना बन रहा है 47 डिग्री बन रहा है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो कुल मिलाकर के 94 डिग्री यानी 94 डिग्री लैटिट्यूड, ठीक है, 94 डिग्री लैटिट्यूड पूरे 365 दिन में जो है सन की स्थिति यही बनी रहती है, 94 डिग्री लैटिट्यूड को ही पार कर रहा है, ठीक है। ये बातें क्लियर हो रही हैं। तो अब आप यहां पे देखिए कि सूर्य जो है हमें समझना है अर्धसौर बिंदु, तो 365 दिन में किसी न किसी दिन है ना, यानी प्रत्येक दिन सूर्य की स्थिति, या प्रत्येक दिन की बात छोड़िए प्रत्येक क्षण की बात लीजिए आप, ठीक है, कि प्रत्येक क्षण सूर्य जो है किसी एक बिंदु पर लंबवत होता है या सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती है। तो अर्थ के सरफेस का वह बिंदु जिस पर सूर्य की किरणें किसी दिन या किसी क्षण लंबवत होती है उस बिंदु को ही हम क्या कहते हैं अर्धसौर बिंदु कहते हैं। उस बिंदु को हम क्या कहते हैं अर्धसौर बिंदु कहते हैं। तो डिफिनीशन आप इस तरीके से नोट कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। इसको मिटाते हैं, आप यहाँ पे लिख लीजिए कि पृथ्वी पर स्थित वह बिंदु जहां पर, ऐसे लिखिए, पृथ्वी पर स्थित वह बिंदु जहां पर, ठीक है, किसी दिन या क्षण भी आप लिख सकते हैं, सूर्य की किरणें 90 डिग्री का कोण बनाती हैं, ठीक है, वह बिंदु सब सोलर पॉइंट कहलाता है। सब सोलर पॉइंट यानी अर्धसौर बिंदु कहलाता है, ठीक है, कहलाता है, ठीक है। अब अगला पॉइंट क्या है कि अब हमें देखना है कि भाई पृथ्वी, इसका मतलब है कि यही पोजीशन यानी यहां से यहां तक केवल जो है सन की लाइट का मेन कॉन्सेप्ट बन रहा है, यानी 90 डिग्री का कॉन्सेप्ट बन रहा है। बाकी उत्तर का क्षेत्र, इसके उत्तर का क्षेत्र और इसके दक्षिण का जो क्षेत्र है वहां पर सूर्य की किरणें तिरछी पड़ रही हैं, ठीक है। इसीलिए कहा जाता है कि इस क्षेत्र में सर्वाधिक सूर्य तब प्राप्त होता है, उसके बाद इससे कम यहां और सबसे कम यहां भी प्राप्त हो रहा है, ठीक है। तो जिस बिंदु पे, चूंकि यहाँ 0 से लेकर के ये 23.5 तक है, तो 1 2 3 4 5 मतलब जिस बिंदु पे पड़ेगी उस अक्षांश रेखा, वह पॉइंट जो है हमारा क्या कहलाएगा अर्धसौर बिंदु कहलाएगा।
अब हमें दूसरा पॉइंट यहाँ पे ध्यान रखना है कि अर्ध सौर बिंदु जो है पूरे 24 घंटे में यानी एक दिन में कितने अक्षांश की यात्रा करता है। ठीक है, कितने अक्षांश की यात्रा करता है अर्ध सौर बिंदु एक दिन में, है कि नहीं। तो अब देखिए 365 दिन में कितने अक्षांश की यात्रा किया, अभी मैंने जोड़ करके बताया था 94 अक्षांश की यात्रा। अगर 365 दिन में 94 अक्षांश की यात्रा कर रहा है तो एक दिन में वो कितने अक्षांश की यात्रा करेगा, 16 मिनट की यात्रा करेगा। क्योंकि एक अक्षांश यानी 1 डिग्री बराबर होता है 60 मिनट। तो 1 डिग्री का भी जो है यात्रा नहीं होती है। कितने मिनट की यात्रा होती है, 16 मिनट की यात्रा होती है। तो ये आप पॉइंट यहाँ पे इस पॉइंट को आप नोटिस करेंगे कि अर्ध सौर बिंदु जो है पृथ्वी पर 16 मिनट की यात्रा करने में एक दिन का समय लेता है। ये पॉइंट आप यहाँ पे लिखेंगे, अर्ध सौर बिंदु पृथ्वी पर 16 मिनट की यात्रा, ठीक है, 16 मिनट की यात्रा, ठीक है, करने में, ठीक है, एक दिन अप्रॉक्सीमेट 24 घंटा आप कहेंगे, 24 घंटा। हालांकि 24 घंटा मतलब 23 घंटा 56 मिनट 4 मिनट का कॉन्सेप्ट है। 24 घंटे का समय लेता है। ठीक है, 24 घंटे एक दिन यानी 24 घंटे का समय लेता है। ठीक है, समय लेता है। एक पॉइंट आप यहां पे और नोट कर लेंगे कि अर्ध सौर बिंदु वर्ष भर, आपसे पूछा जाएगा कि भाई अर्ध सौर बिंदु ग्लोब पर कहां पे हो सकता है, तो आपका जवाब होगा कर्क और मकर के बीच। क्योंकि सूर्य इन्हीं के बीच यात्रा कर रहा है ना, तो वहीं होगा अर्ध सौर बिंदु। तो आप लिख लीजिएगा अर्ध सौर बिंदु वर्ष भर कर्क और मकर, ठीक है, कर्क और मकर रेखा के बीच ही रहता है, ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, कर्क और मकर रेखा के बीच ही रहता है। बातें क्लियर हुई। ठीक, अर्ध सौर बिंदु जो है वर्ष भर कर्क और मकर रेखा के बीच रहता है। तो यहां तक वो पॉइंट क्लियर हो गया है ना। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि पृथ्वी अपने अक्ष पे 23.5 डिग्री क्या है, झुकी हुई है कि नहीं। सर्वाधिक सूर्य तब कहां पे प्राप्त होगा, जहां पर अर्ध सौर बिंदु होगा उस दिन या उस क्षण। बातें क्लियर हो गई। अब कोई डाउट यहाँ पे नहीं। आइए अब हम अपने तीसरे पॉइंट पे चलते हैं। तीसरा हमारा पॉइंट क्या है, तापीय भूमध्य रेखा। ठीक है, ये जुड़ा इसी से है, अर्ध सौर बिंदु से। तापीय भूमध्य रेखा को अब हम समझेंगे। तीसरा पॉइंट है हमारा तापीय भूमध्य रेखा। तापीय भूमध्य रेखा, ठीक है, थर्मल इक्वेटर। अब सोचिए कि जिस क्षण या जिस दिन सूर्य की किरणें जिस अक्षांशीय वृत्त पर वर्टिकल होंगी यानी 90 डिग्री का कोण बनाएंगी, वहां पे सर्वाधिक सूर्यातप होगा। तो जहां पे सर्वाधिक सूर्यातप होगा तो उसी रेखा को हम क्या कहेंगे, तापीय भूमध्य रेखा कहेंगे। बातें क्लियर हो गई ना। ये बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट था कि थर्मल इक्वेटर होता क्या है। तो थर्मल इक्वेटर यही है। अब एग्जांपल के लिए मैं थोड़ा सा समझा दूं, इसको आप नोट कर चुके होंगे, मिटा देते हैं। आइए अब यहाँ पे समझाते हैं कि तापीय भूमध्य रेखा, वो भी हम इसी फिगर से समझा दे रहे हैं आप लोग को। थर्मल इक्वेटर को समझिए। 90 डिग्री साउथ मिट जा रहा है, थर्मल इक्वेटर। ठीक, तो अब आप देखें कि अर्ध सौर बिंदु कहीं ना कहीं इसी क्षेत्र में अर्ध सौर बिंदु है। ये पूरे वर्ष भर आपने पढ़ा कि यहीं पे अर्ध सौर बिंदु है। ठीक है, तो जिस दिन जिस अक्षांशीय वृत्त पर सूर्य सीधा चमकेगा, उस दिन उस अक्षांशीय वृत्त पर या उस क्षण उस अक्षांश रेखा पर सबसे अधिक ताप का अनुभव होगा या वह क्षेत्र सबसे अधिक गर्म होगा। ठीक है, तो उस अक्षांशीय लाइन को, अक्षांशीय वृत्त को, जहां पे सर्वाधिक ताप होगा किसी भी दिन या किसी भी क्षण, ठीक है, उसी को हम क्या कहेंगे, तापीय भूमध्य रेखा कहेंगे। बातें क्लियर हो रही हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए समझिए कैसे, कि हम जानते हैं कि 23.5 डिग्री नॉर्थ यानी कर्क रेखा पर, कर्क रेखा पे सूर्य सीधा कब चमकता है,
हमने पढ़ा है भाई 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर सीधा चमकता है। मकर रेखा पर सूर्य सीधा कब चमक रहा है? हम कहते हैं भाई 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पे सीधा चमक रहा है। इसका मतलब हुआ कि 22 दिसंबर को तापीय भूमध्य रेखा कहाँ पे होगी? मकर रेखा पे होगी। 22 दिसंबर को तापीय भूमध्य रेखा, ठीक है, कहाँ पे होगी? मकर रेखा को प्रदर्शित करेगी, ठीक है, ऐसा कह सकते हैं, प्रदर्शित करेगी, ठीक है। ये सा 21 जून को जो है तापीय भूमध्य रेखा कहाँ पे होगी? तापीय भूमध्य रेखा कर्क रेखा होगी, है ना। यानी कि 21 जून को कर्क रेखा तापीय भूमध्य रेखा का रोल करेगी और 22 दिसंबर को मकर रेखा जो है तापीय भूमध्य रेखा का रोल कर रही है, ठीक है। क्योंकि इस दिन इन रेखाओं पे सूर्य क्या होता है? वर्टिकल होता है। और आप ये जान लीजिए कि 24 घंटे किसी भी रेखाओं पे सूर्य वर्टिकल नहीं होता, छोड़ करके सिवाय किसी, अगर देखा जाएगा किसी एक पॉइंट पे वर्टिकल नहीं होता, ठीक है, 24 घंटे किसी एक पॉइंट पे वर्टिकल नहीं हो रहा है कि नहीं? किसी एक अक्षांश पे वर्टिकल नहीं होता। और दो अक्षांशों के बीच की दूरी मैंने बताया था 111.13 किलोमीटर है। तो समय के अनुसार जो है प्लेस बदलते जाते हैं, पॉइंट बदलता है, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। बट ये क्या कि वो माइनर कॉन्सेप्ट है वहाँ पे, जैसे कि अब उतना डीपली हम नहीं समझ रहे हैं, तो हम एक अक्षांश का कॉन्सेप्ट लेकर के यहाँ पे चीज़ों को समझ ले रहे हैं, ठीक है। एक और पॉइंट लीजिए, जैसे ये 0 डिग्री लाइन यानी इक्वेटर। अब आपसे प्रश्न बनेगा भाई इक्वेटर पर भी क्या कभी इक्वेटर भी तापीय भूमध्य रेखा होगी? तो हाँ, आपका जवाब होगा कि 0 डिग्री लाइन, ठीक है, 0 डिग्री जो अक्षांश है, ये देखिए 0 डिग्री अक्षांश पर जब सन की स्थिति होगी, सन मान लीजिए मकर रेखा पर है, तो यहाँ से चलते 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 विषुवत वृत्त पे जाएगा, विषुवत वृत्त से फिर कर्क रेखा पे जाएगा, कर्क रेखा से फिर विषुवत वृत्त आएगा और विषुवत वृत्त से फिर मकर रेखा पे आएगा। तो वर्ष में सूर्य की किरणों का लंबवत पड़ने का जो कॉन्सेप्ट है वो कम से कम 2 बार विषुवत वृत्त पे होगा, 2 बार, या 2 डेट ऐसी होगी जब वो विषुवत वृत्त पे सीधा चमकेगा। तो 2 डेट कौन सी है? 21 मार्च और 23 सितंबर, ठीक है। तो 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य जो है सीधा चमक रहा है कहाँ पे? विषुवत वृत्त पे। तो आप कहेंगे कि 21 मार्च और 23 सितंबर को, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं कि 21 मार्च 23 सितंबर 2 ऐसी डेट है जब जो है तापीय भूमध्य रेखा विषुवत वृत्त होगी या विषुवत रेखा होगी, विषुवत रेखा होगी, यानी विषुवत रेखा तापीय भूमध्य रेखा का रोल करेगी। बात क्लियर हो गई कि नहीं? तो ये होता है तापीय भूमध्य रेखा। तो अगर आपसे कोई पूछे कि भाई तापीय भूमध्य रेखा कहां से कहां तक होगी, तो आपका जवाब होगा कर्क रेखा से लेकर के मकर रेखा तक। और अर्धसौर बिंदु भी वही हो गया, कर्क रेखा से लेकर के मकर रेखा तक। यहां तक पॉइंट क्लियर? कोई डाउट? तापीय भूमध्य रेखा का भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? कोई डाउट नहीं यहां तक? ठीक है, चलिए अब अगला जो मेरा पॉइंट है वो क्या है? अश्व अक्षांश। छोटे छोटे पॉइंट्स है, अश्व अक्षांश को अब हम समझते हैं, ठीक। अश्व अक्षांश, आइए देखते हैं अश्व अक्षांश क्या है। अश्व अक्षांश, ठीक है, ठीक। तो दोनों गोलार्धों में 30 से 35 डिग्री अक्षांश, बस इसमें यही जानना है कि दोनों गोलार्धों में, ठीक है। जैसे मान लीजिए एक ग्लोब हो गया, ये 0 डिग्री लाइन हो गई, 0 डिग्री लाइन, ये मान लेते हैं ये 30 डिग्री नॉर्थ और ये क्या हो गया 35 डिग्री नॉर्थ, ठीक है। तो 30 डिग्री नॉर्थ और 35 डिग्री नॉर्थ, 30 से 35 डिग्री, इसे हम कहते हैं अश्व अक्षांश। इसे क्या कहा जाता है? अश्व अक्षांश, ठीक है। बातें क्लियर हो गई ना? 30 डिग्री से 35 डिग्री ये साउथ हो जाएगा, ठीक है। तो अश्व अक्षांश क्या है? 30 से 35 डिग्री को अश्व अक्षांश कहते हैं। कारण क्या है कि इस अक्षांशीय वृत्त पर, ठीक है, वायु दाब क्या होता है? अधिक होता है, वायु दाब अधिक होता है ना, ठीक। तो बस अभी मैंने अक्षांश को परिचय कर रहे हैं क्योंकि ये सब क्लाइमेट से जुड़े हुए कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो वायु दाब अधिक होता है, यहां तक बातें क्लियर हो गए।
अश्व अक्षांश का कॉन्सेप्ट, किसे अश्व अक्षांश कहते हैं, डायरेक्टली पूछ सकता है आपके एग्जाम में, ठीक है। वनडे एग्जाम में तो सीधा सीधा क्वेश्चन पूछता है, या पूछ देगा कि ग्लोब पर सर्वाधिक वायुदाब कहाँ पे मिल रहा है, या अश्व अक्षांश किसे कहते हैं, ऐसे अलग अलग टाइप से क्वेश्चन बनेगा। तो अश्व अक्षांश 30 डिग्री से 35 डिग्री अश्व अक्षांश कहलाता है, क्योंकि इस क्षेत्र में क्या प्रति चक्रवात के कारण जो है वायुदाब क्या होता है, अधिक होता है, बढ़ जाता है। इससे जुड़ा एक मतलब घटनाएं हैं, उनको जब हम लोग जो है वायुदाब वायु का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो वहां पे समझेंगे, ठीक है। चलिए अब मेरा जो लास्ट टॉपिक आ रहा है और इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो आपका क्या है, विषुव, इक्विनॉक्स। विषुव क्या होता है, ये सारे पॉइंट आप समझ गए होंगे एकदम आसानी से। अब इसको मिटा देते हैं। अब हम पढ़ते हैं इक्विनॉक्स के बारे में, वो क्या है, डेट वगैरह याद कर लीजिए। कल के क्लास में हम लोग संक्रांति युग पे चर्चा करेंगे, ठीक है, और उसको डिटेल समझेंगे। आज विषुव कंप्लीट करते हैं। पहले विषुव क्या होता है, विषुव मतलब, विषुव का मतलब यहाँ पे जानते हैं तिथि को लेकर के है। विषुव किससे संबंधित है, तिथि, ठीक है, कि वह तिथि जिस पर या जिसमें या जिस दिन, ठीक है, जिस दिन दोनों गोलार्धों में दिन और रात क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है, उन तिथियों को क्या कहा जाता है, विषुव कहा जाता है, ठीक है। आइए, ये हो गया, ये हो गया 0 डिग्री लाइन, 0 डिग्री लाइन यानी इक्वेटर, इक्वेटर, ठीक है। ये हो गया नॉर्थ पोल भाई, ये हो गया नॉर्थ पोल, ये हो गया साउथ पोल, ये हो गया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री नॉर्थ, ये हो गया ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन 23.5 डिग्री साउथ, ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ठीक। बात करते हैं विषुव की ना, तो सोचिए कि ये है सन, ये सन, ऐसा हम एज्यूम कर लेते हैं। सन की पोजीशन हम जानते हैं कि सन एक बार, अगर ये देखिए, एक यहाँ छोटा सा सन बना रहे हैं, थोड़ा सा इसको समझने का, और एक यहाँ पे सन बना रहे हैं, ठीक है। एक बार सन की किरणें सीधी बढ़ेंगी कर्क रेखा पे, एक बार सन की किरणें सीधी बढ़ेंगी मकर रेखा, पूरे वर्ष की बात कर रहा हूं। और दो स्थिति ऐसी आएगी, क्योंकि अगर मान लीजिए सन यहाँ पे है तो एक ऐसे जाएगा, ऐसे आएगा, फिर ऐसे आएगा, तब एक चक्रण कंप्लीट माना जाएगा। समझ में आ रहा है ना, एक चक्रण कब कंप्लीट माना जाएगा कि अगर सन की पोजीशन यहाँ हम मेजर करें या एज्यूम करें तो सन यहाँ से कर्क रेखा गया, ठीक है, कर्क रेखा से फिर चलते चलते कहाँ पे आ गया, ठीक है, कर्क रेखा से चलते चलते आपका आ गया यहाँ पे, या ऐसे समझ लो, अगर ये चीजें क्लियर नहीं हो पा रही हैं तो आप ऐसे समझिए कि मान लीजिए कर्क रेखा पे है, ठीक है, तो कर्क रेखा से वो कहाँ पे आएगा, विषुवत वृत्त पे आ रहा है शन, ठीक है, और फिर मकर रेखा पे आ रहा है, और फिर मकर रेखा से फिर कहाँ पे जाएगा, कर्क रेखा पे जा रहा है, ठीक है। इसी बीच वो चक्कर लगाता है, पूरी 6 महीने का कॉन्सेप्ट होता है, 6 महीने का कॉन्सेप्ट बना रहता है ना, एक चक्रण कंप्लीट करने में 6 महीने में ऐसे हो जा रहा है, ठीक। तो अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि अगर सन एक बार वर्टिकल होता है कर्क रेखा पे, और उसकी डेट अभी हमने पढ़ा भी 21 जून होती है, 21 जून होती है। मकर रेखा पे वर्टिकल होता है, इसकी डेट भी मैंने पढ़ा 22 दिसंबर, ठीक है। और सन 2 बार वर्टिकल हो रहा है, सीधा पड़ रहा है कहाँ पे, इक्वेटर पे, और ये डेट है कौन सी, 21 मार्च और 23 सितंबर, है कि नहीं। अब यहाँ पे थोड़ा सा सोचिए कि जब कर्क रेखा पे जो है सूर्य चमक रहा होगा, ठीक है, सूर्य की किरणें सीधे कर्क रेखा पे पड़ रही होंगी, तो उत्तरी गोलार्ध में दिन क्या हो रहा होगा, बड़ा, क्योंकि सूर्य यहाँ पे है। अब सूर्य की किरणों को यहां तक आने में ज्यादा दूरी तय करना पड़ रहा है, इसका मतलब यहाँ पे दिन क्या हो रहा होगा, छोटा। और यही बात फिर जब यहाँ पे मकर रेखा पे सूर्य सीधा चमक रहा होगा तो यहाँ पे दिन बड़ा और यहाँ पे दिन छोटा हो रहा होगा। लेकिन जब सूर्य जो है इक्वेटर पे चमक रहा होगा, तो इक्वेटर तो बीच में है ना, तो क्या होगा,
जितना बड़ा दिन उत्तरी गोलार्ध में होगा उतना ही बड़ा दिन दक्षिणी गोलार्ध में होगा। जितनी बड़ी रात उत्तरी गोलार्ध में होगी और उतनी ही बड़ी रात दक्षिणी गोलार्ध में होगी। इसका मतलब क्या हुआ कि दिन और रात क्या होंगे, बराबर होंगे। और जब दिन और रात बराबर होते हैं जिस तिथि को, उसी को हम क्या कहते हैं, विषुव कहते हैं, है ना। तो ये पॉइंट आप नोटिस कर लेंगे। तो यहां पे आप लिखेंगे कि वह तिथि ठीक है जिस पर या जिस दिन, ठीक है, दोनों गोलार्धों में दिन रात, ठीक है, की अवधि बराबर होती है या समान होती है, ठीक है, बराबर होती है, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, विषुव कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, विषुव कहते हैं। तो वह तिथि कौन सी है, विषुव की जो तिथि है, आइए यहां पे समझ लेते हैं। विषुव की तिथि कौन सी है, 21 मार्च है, और कौन सी है, 23 सितंबर है। ये दो तिथि है, एक आपका 21 मार्च हो गया और दूसरा क्या है, 23 सितंबर है, ठीक है। 21 मार्च को कौन सा विषुव कहा जाता है, वसंत विषुव कहा जाता है, ठीक है। इसको हम कहते हैं वसंत विषुव। और 23 सितंबर को हम क्या कहते हैं, शिशिर विषुव कहते हैं। समझ में आ रहा है ना। 21 मार्च को वसंत विषुव और 23 सितंबर को कौन सा विषुव कहा जाता है, शिशिर विषुव कहा जाता है। समझ में आ रहा है ना। तो ये रहा विषुव का कॉन्सेप्ट, क्लियर हो गया, ठीक है, कि विषुव किसे कहते हैं, तो वह तिथि जिस दिन दोनों गोलार्धों में दिन रात की अवधि बराबर होती है उसे विषुव कहते हैं। और दोनों गोलार्धों में दिन रात अब बराबर कब होगा, अब भाई जब जो है सूर्य इक्वेटर पे लंबवत हो गया, सूर्य की किरणें इक्वेटर पे सीधी चमकेंगी। तो चूंकि इक्वेटर क्या है, अर्थ के बीचों बीच है, इसीलिए बराबर हो रहा है। अगर पता चला इक्वेटर को इज्यूम कर लिए कि नॉर्थ पोल की तरफ है, तब क्या बराबर होगा, क्या नहीं होगा, ठीक है। तो हमें पोजीशन को भी समझना है कि उसकी पोजीशन कहां पे है, ठीक। तो ये देखिए आज की क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा, प्रमुख अक्षांश पढ़ लिया, अर्धचौर बिंदु पढ़ लिया, तापीय भूमध्य रेखा, अश्वक्षांश और विषुव के बारे में कर लिया। इतने इंपॉर्टेंट चीजों को मैंने डिस्कस किया। पिछली क्लास में मैंने क्या पढ़ा था, अक्षांश रेखाओं के बारे में पढ़ लिया था, ठीक है। उसके बाद जो है सह अक्षांश के बारे में पढ़ा था, ठीक है, दीर्घ वृत्त, लघु वृत्त, उच्च अक्षांश, निम्न अक्षांश, इन सारे पॉइंट्स को क्लियर किए थे। तो आप लोग को भी चाहिए कि जितने भी पॉइंट है उनको अलग अलग नोटिस करें और उनके बारे में समझना। अगर एक बार पढ़े हैं तो थोड़ा सा उस पर विचार करें कि है क्या, तो जाकर के तैयारी अपने अच्छी होगी और फिर कोई गलती नहीं होगी, ठीक है। तो आज की क्लास को बस इसी पे रोकते हैं, ठीक है। बाकी के इससे जुड़े और तथ्यों को नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे।